निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगम साहित्य को संदर्भित सही है? कौन सा साहित्य सही है संगम के संदर्भ में? तो दोस्तों ये सही, दोनों सही है। इन ग्रंथों को कवियों के सम्मेलनों में रचा और संकलित किया जाता था। संगम साहित्य को मुदरे शहर में आयोजित किए गए कवियों के सम्मेलन में संकलित किया गया था। ये दोनों कथन सही है। बात करते हैं दोस्तों, संगम का अर्थ होता है सभी, सभा, बैठक, बंधुत्व, अकादमी। पहली से चौथी शताब्दी ईस्वी तक मदुरै के 3 चक्कम या साहित्य अकादमियों के संगम साहित्य का निर्माण किया गया था। दोस्तों यह प्राचीन तमिल साहित्य को दर्शाता है तथा दक्षिण भारत का सबसे पहला ज्ञात साहित्य है। यह संगम साहित्य दक्षिण भारत का सबसे पहला ज्ञात साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया? किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था? तो दोस्तों अशोक के शासनकाल में। बात करते हैं कलिंग युद्ध के, तो महान मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य वर्तमान उड़ीसा के शासक के बीच लड़ा गया था। कलिंग युद्ध के दौरान राजा अनंत पद्मनाभ कलिंग के राजा थे। दोस्तों अशोक के अपने शिलालेखों के अनुसार यह युद्ध अशोक के शासन के 9वें वर्ष, जिसकी सबसे अधिक संभावना 261 ईसा पूर्व में है, समाप्त हो गया। तो दोस्तों अशोक से संबंधित है, ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं मेगास्थनीज राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस प्रथम निकेटर का एक यूनानी राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर एक यूनानी राजदूत था। दोस्तों भारत के संबंध में समस्त सूचनाओं को इंडिका नामक ग्रंथ में संकलित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने इंडिका नामक पुस्तक में संकलित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, प्रश्न बोल रहा है अश्वघोष जिन्होंने बुद्धचरित की रचना की। बुद्धचरित की रचना किसने की? तो अश्वघोष ने की। दोस्तों डैश के दरबार में रहते थे, तो अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? दोस्तों कनिष्क के दरबार में रहते थे। बात करते हैं बुद्धचरित भगवान बुद्ध के जीवन पर संस्कृत में लिखा गया एक महाकाव्य है। दोस्तों ये जो बुद्धचरित है यह भगवान बुद्ध के जीवन पर संस्कृत में लिखा गया महाकाव्य है। यह बौद्ध दार्शनिक और लेखक अश्वघोष द्वारा लिखा गया था, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। दोस्तों यह अश्वघोष द्वारा लिखा गया था, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? कौन सा कथन दोस्तों इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? तो वह है दोस्तों राजतरंगिणी। बात करते हैं राजतरंगिणी का अर्थ है राजाओं की नदी। दोस्तों कल्हण द्वारा 12वीं शताब्दी में संस्कृत में लिखी गई थी। 12वीं शताब्दी में संस्कृत में लिखी गई थी क्या? राजतरंगिणी। इसमें उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप विशेष रूप से कश्मीर के राजाओं का एक ऐतिहासिक वर्णन है। उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप विशेष रूप से कश्मीर के राजाओं का एक ऐतिहासिक विवरण है। कश्मीर पर सबसे अधिक जानकारी प्राप्त करने का है। कश्मीर पर अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का है राजतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से मौर्य शासकों में किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा? 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा। 261 ईसा पूर्व में याद रखना है। कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभ के बीच 262 से 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभ के बीच 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यह एकमात्र प्रथम युद्ध था जिसमें अशोक ने सिंहासन पर बैठने के बाद लड़ा था। ये एकमात्र युद्ध था दोस्तों कलिंग युद्ध, जो अशोक ने सिंहासन पर बैठने से पहले लड़ा था। सिंहासन पर बैठने के बाद लड़ा था अशोक ने। एक ऐसा युद्ध कलिंग युद्ध था। कहा जाता है कि इस युद्ध के रक्तपात ने कलिंग के युद्ध के ही रक्तपात से अशोक ने देखकर दोस्तों बौद्ध धर्म अपनाने का प्रेरित किया।
निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का संस्थापक था जिसने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या की करके अपना राज्य स्थापित किया? पुष्यमित्र इसका सही जवाब हो जाएगा। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में हुई थी। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में हुई थी, जब मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप पुष्यमित्र शुंग ने मगध और पड़ोसी प्रदेशों का शासक बन गया। 73 ईसा पूर्व के आसपास कन्नव वंश वासुदेव कन्नक वंश का संस्थापक को शुंगों का उत्तराधिकारी कहा जाता है। दोस्तों, शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में हुई थी। याद रखना है, जब मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति कौन पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी गई। तो दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप पुष्यमित्र शुंग ने मगध और पड़ोसी प्रदेशों का शासक बन गया। 73 ईसा पूर्व के आसपास कन्नव वंश वासुदेव कन्नव वंश का संस्थापक को शुंगों का उत्तराधिकारी कहा जाता है। यूनानी इतिहासकार और राजनयिक मेगास्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आए थे। यूनानी इतिहासकार राजनयिक मेगास्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आए थे। वह निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट के दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। बात करते हैं मेगास्थनीज और यूनानी इतिहासकार। मेगास्थनीज और यूनानी इतिहासकार था जो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में सेल्यूकस निकेटर के प्रतिनिधि या राजदूत के रूप में भारत आया। मेगास्थनीज दोस्तों यूनानी इतिहासकार था जो 4वीं शताब्दी में सेल्यूकस निकेटर के प्रतिनिधि या राजदूत के रूप में भारत आया था। वह लगभग 5 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। वह इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक था। कौन? मेगास्थनीज। दोस्तों, इंडिका का पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन है। इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किस में है? तो इंडिका पुस्तक में। मेगास्थनीज एक यूनानी इतिहासकार था जो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में सेल्यूकस निकेटर के प्रतिनिधि या राजदूत के रूप में भारत आया। 4वीं शताब्दी में सेल्यूकस निकेटर के प्रतिनिधि या राजदूत के रूप में भारत आया। वह लगभग 5 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। वह इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक था। दोस्तों, इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य की स्थापना से ठीक पहले मगध पर शासन रहा था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना के ठीक पहले मगध पर शासन रहा था। किस शासक? तो नंदवंश इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं मगध साम्राज्य में समय के साथ हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंदवंश। मगध साम्राज्य में समय के साथ हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश नामक 3 राजवंशों ने शासन किया। ठीक है दोस्तों, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंदवंश नामक 3 राजवंशों ने शासन किया मगध साम्राज्य में। नंदवंश का पहला क्षेत्रीय वंश था। यह 345 ईसा पूर्व में 321 ईसा पूर्व तक 345 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक चला था। नंदवंश का पहला गैर क्षत्रिय वंश। यह पहले शासक महापद्यनंद थे जिन्होंने कालाशोक के सिंहासन पर हड़प लिया। महापद्यनंद थे जिसने कालाशोक के सिंहासन को हड़प लिया। जिन्होंने कालाशोक के सिंहासन को हड़प लिया। तो दोस्तों, नंदवंश इसका सही जवाब हो जाएगा। रामपुरवा के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर निम्नलिखित में से किस पशु की मूर्ति चित्रित है? तो वृष की मूर्ति चित्रित है। अशोक के कालीन रामपुरवा स्तंभ लेख में पश्चिम चंपारण पश्चिमी चंपारण बिहार की खोज एसीएल क्लाइन ने की थी। क्या
अशोककालीन सुपुरवा स्तंभ लेख जो पश्चिमी चंपारण बिहार में है, उसकी खोज एशियल क्लाइन ने की थी। इस पर अशोक स्तंभ की दो स्तंभ शीर्ष है। इस स्तंभ पर सिंह की आकृति बनी हुई है। इस स्तंभ पर सिंह की आकृति बनी हुई है। इस पर वृष सिंह की आकृति बनी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है? इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। बात करते हैं इंडिका। यूनानी लेखक मेगास्थनीज। यूनानी लेखक था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका के लेखक है। मौर्यकालीन भारत का इतिहास है। इंडिका में मौर्यकालीन भारत का इतिहास है। इंडिका पुस्तक में मौर्यकालीन भारत का इतिहास है। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत और इतिहासकार थे। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत और इतिहासकार थे जिन्होंने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य राजवंश के दौरान भारत का दौरा किया था। दोस्तों, मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था और इतिहासकार था जिन्होंने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य राजवंश काल के दौरान भारत का दौरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क किससे संबंधित है? कुषाण राजवंश से संबंधित है कनिष्क। बात करते हैं कुषाण राजवंश की। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। कनिष्क कुषाण राजवंश का सबसे प्रतापी राजा था। कनिष्क कुषाण वंश का दोस्तों सबसे प्रतापी राजा था। उसने 127 से 151 ईसा पूर्व तक 127 से 151 ईस्वी तक शासन किया। कनिष्क कुषाण का सबसे प्रतापी राजा था। उसने 127 से 151 तक शासन किया। कनिष्क बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक था। कनिष्क बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक था। उन्होंने कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद भी बुलाई। उन्होंने कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद भी बुलाई। कनिष्क को भारत के संघ संवत 78 ईस्वी कनिष्क को भारत का संघ संवत 78 ईस्वी की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। शक संवत 78 ईस्वी की शुरुआत करने का श्रेय किसे? कनिष्क को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धचरित बुद्ध की अधोपात जीवनी है जो अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। बुद्धचरित अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। यह रचित एक महाकाव्य शैली संस्कृत की कृति है। गौतम बुद्ध के जीवन पर महाकाव्य कविता 28 कैंटन शामिल है। गौतम बुद्ध के जीवन पर महाकाव्य कविता में इसमें 28 कैंटन शामिल है। ठीक है दोस्तों। अश्वघोष बुद्धचरित बुद्ध अधोपोत जीवनी किससे संबंधित है? किसके द्वारा लिखी गई है? अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है बुद्धचरित। नेक्स्ट क्वेश्चन। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में। धमेक स्तूप वाराणसी में स्थित है। बात करते हैं धमेक स्तूप की, तो वाराणसी के पास सारनाथ में स्थित है। वाराणसी के पास सारनाथ स्थित है। सारनाथ कहाँ पे है? यूपी वाराणसी में। और धमेक स्तूप वाराणसी के पास सारनाथ में स्थित है। इसके निर्माण का आदेश 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने दिया। इसके निर्माण का आदेश 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने दिया था। स्तूप का आधार 28 मीटर व्यास 43.6 मीटर ऊंचाई और जो आंशिक रूप से पत्थर और आंशिक रूप से ईंटों से बना है। स्तूप 28 मीटर वाला व्यास 43.6 मीटर ऊंचाई जो आंशिक रूप से पत्थर और ईंट से बना हुआ है। धमेक स्तूप वाराणसी के पास सारनाथ में स्थित है। इसके निर्माण का आदेश 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने दिया था। स्तूप का आधार 28 मीटर व्यास 43.6 मीटर ऊंचाई जो आंशिक रूप से पत्थर और आंशिक रूप से ईंटों से बना है। तो धमेक स्तूप वाराणसी सारनाथ यूपी में स्थित है। अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य के एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मगध साम्राज्य का एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? इंद्रप्रस्थ एक मगध साम्राज्य में प्रांतीय केंद्र नहीं था। इंद्रप्रस्थ इसका सही जवाब हो जाएगा। अशोक के शिलालेख में दोस्तों 4 प्रांतीय राजधानी का नाम उल्लेख है। अशोक के शिलालेख में 4 प्रांतीय राजधानी का नाम उल्लेख है। ये थे तोसाली पूर्व में, पश्चिम में उज्जैन, दक्षिण में स्वर्णगिरी और उत्तर में तक्षशिला। अशोक के शिलालेख में 4 प्रांतीय राजधानी का नाम उल्लेख है।
अशोक के शिलालेख में दोस्तों 4 प्रांत राजधानी का नाम उल्लेख है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। पूर्व में, उत्तर में याद रखना है आपको दोस्तों, पूर्व में तोसाली, पश्चिम में उज्जैन। पूर्व में तोसाली, पश्चिम में उज्जैन, ठीक है। दक्षिण में स्वर्णगिरी और उत्तर में तक्षशिला। उत्तर में तक्षशिला, दक्षिण में स्वर्णगिरी, पूर्व में तोसाली और पश्चिम में उज्जैन। तो इंद्रप्रस्थ इससे प्रांतीय राजधानी, प्रांतीय केंद्र नहीं था मगध साम्राज्य में इंद्रप्रस्थ। निम्नलिखित में से कौन 130 से 150 भारत का एक शासक था? निम्नलिखित में से कौन 130 से 150 ईस्वी भारत का एक शासक था? रुद्रामन। रुद्रामन दोस्तों इसका सही जवाब। रुद्रामन प्रथम पश्चिमी क्षत्रप वंश का एक शासक था। रुद्रामन प्रथम पश्चिमी क्षत्रप वंश का एक शासक था। वह राजा चष्टन का पोता था। राजा बनने के बाद रुद्रामन प्रथम ने महान क्षत्रप की उपाधि धारण की और अपने राज्य को मजबूत किया। राजा बनने के बाद रुद्रामन प्रथम ने महान क्षत्रप की उपाधि धारण की, फिर अपने राज्य को मजबूत किया। रुद्रामन प्रथम पश्चिमी क्षत्रप वंश का एक शासक था। वह राजा चष्टन का पोता था। दोस्तों राजा चष्टन का पोता कौन था? रुद्रामन प्रथम, जो पश्चिमी क्षत्रप वंश का एक शासक था। राजा बनने के बाद रुद्रामन प्रथम ने महान क्षत्रप की उपाधि धारण की। राजा बनने के बाद रुद्रामन प्रथम ने महान क्षत्रप की उपाधि धारण की और अपने राज्य को मजबूत किया। रुद्रामन प्रथम लगभग 2000 साल पहले डैश कुषाणों को दूसरी राजधानी बनी। लगभग 2000 साल पहले पाटलिपुत्र कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। पाटलिपुत्र कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। बात करते हैं कनिष्क लगभग दोस्तों मथुरा इसका सही जवाब हो जाएगा। लगभग 200 साल पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा बनी। 200 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी, मथुरा। बात करते हैं कनिष्क लगभग 127 से 150 ईस्वी के शासनकाल के दौरान मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बन गई। मथुरा दोस्तों कुषाणों की दूसरी राजधानी बन गई 127 से 150 ईस्वी कनिष्क के शासनकाल के दौरान। यह दूसरी राजधानी के रूप में कार्य करता था। पहली राजधानी पेशावर थी। पहली पेशावर थी, दूसरी मथुरा थी और ये दूसरी राजधानी के रूप में कार्य करता था। दूसरी राजधानी दोस्तों पहली पेशावर थी, दूसरी मथुरा। 200 साल पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा, किसके? कनिष्क के शासनकाल में। संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मुएंदार की चर्चा मिलती है, जिसका अर्थ तीन मुखिया है। संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मुएंदार की रचना मिलती है, जिसका अर्थ 3 मुखिया है। दोस्तों मुएंदार का अर्थ क्या है? 3 मुखिया। तमिल शब्द की चर्चा मिलती है। तमिल शब्द मुएंदार की चर्चा मिलती है, जिसका अर्थ है 3 मुखिया। बात करते हैं संगम कविताओं में मुएंदार का उल्लेख है। दोस्तों संगम कविताओं में मुएंदार का अर्थ है 3 मुखिया। यह एक तमिल शब्द है। दोस्तों मुएंदार एक तमिल शब्द है, जिसका अर्थ है 3 प्रमुख, जिसका उपयोग तीन शासक परिवारों चोल चेर और पांड्य के प्रमुख के लिए किया जाता है, जो लगभग 2300 साल पहले दक्षिण भारत के शक्तिशाली हो गए थे। 2300 साल पहले दक्षिण भारत में शक्तिशाली हो गए थे। परिवार चोल चेर। अशोक स्तंभ का मूल उद्देश्य क्या था? धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। ऑप्शन नंबर डी। मौर्य सम्राट के शासनकाल में मौर्य सम्राट में अशोक ने भारत के विभिन्न हिस्सों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए स्तंभों का निर्माण कराया। मौर्य सम्राट अशोक ने भारत के विभिन्न हिस्सों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्तंभों का निर्माण कराया। स्तंभ शिलालेख बौद्ध धर्म के विभिन्न पहलुओं और इससे परिचालित किए जाने
और इसे प्रचारित करने के लिए अशोक द्वारा उठाए गए उपायों का वर्णन मिलता है। स्तंभ शिलालेख बौद्ध धर्म के विभिन्न पहलुओं और इसे प्रचारित करने के लिए अशोक द्वारा उठाए गए उपायों का वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए रोमनदई स्तंभ शिलालेख। उदाहरण के लिए दोस्तों रोमनदई स्तंभ शिलालेख में अशोक की गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की यात्रा का वर्णन है। रोमनदई स्तंभ शिलालेख में अशोक की गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की यात्रा का वर्णन है। रोमनदई शिलालेख में अशोक की गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी का यात्रा का वर्णन है। रोमनदई शिलालेख में धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना अशोक के स्तंभों का मूल उद्देश्य था। मौस्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कर्नाटक। मौस्की शिलालेख कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक। और मौस्की अभिलेख सम्राट अशोक का शिलालेख है। मौस्की गुज्जर अभिलेख, मौस्की अभिलेख सम्राट अशोक से संबंधित है और कर्नाटक में स्थित है। 45 नंबर। दोस्तों मौस्की कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह मौस्की नदी के तट पर स्थित था जो तुंगभद्रा की सहायक नदी है। यह स्थल 1915 में सी बिडान द्वारा सम्राट अशोक के लघु शिलालेख की खोज की प्रमुखता में आया है। दोस्तों यह सम्राट अशोक का पहला शिलालेख था। दोस्तों मौस्की अभिलेख सम्राट अशोक का पहला शिलालेख था जिसमें पहले के शिलालेख बजाय अशोक नाम शामिल था, जिसमें उन्होंने देवनाम प्रियदर्शी के रूप में संदर्भित किया। अशोक के मौस्की शिलालेख में देवनाम प्रियदर्शी के रूप में संकलित किया। देवनाम प्रियदर्शी किससे संबंधित है? तो अशोक के शिलालेख मौस्की अभिलेख में। दोस्तों मौस्की कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह मौस्की नदी के तट पर स्थित है जो तुंगभद्रा की सहायक नदी है। यह स्थल 1915 ईस्वी में बिडान द्वारा सम्राट अशोक के लघु शिलालेख की खोज के साथ प्रमुखता में आया। यह सम्राट अशोक का पहला शिलालेख था। मौस्की शिलालेख जिसमें पहले के शिलालेख के बजाय अशोक का नाम शामिल था, जिसमें उन्होंने देवनाम प्रियदर्शी के रूप में संदर्भित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? दोस्तों सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य एक यूनानी राजा सिकंदर के सेनापति। चंद्रगुप्त मौर्य यूनानी राजा सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया। सिकंदर के सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक यूनानी राजा सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर दोस्तों सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के सबसे प्रमुख सेनापतियों में से एक था। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। वह सिकंदर की मृत्यु के बाद सिकंदर द्वारा जीते हुए भारतीय और ईरानी प्रदेशों का उत्तराधिकार बनना चाहता था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर जो चंद्रगुप्त मौर्य का सिकंदर का सेनापति था उसको हराया। सेल्यूकस निकेटर सेल्यूकस सिकंदर के प्रमुख सेनापतियों में से एक था। दोस्तों सिकंदर की मृत्यु के बाद सिकंदर द्वारा जीते हुए भारतीय और ईरानी प्रदेशों का उत्तराधिकारी बनना चाहता था। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया यूनानी राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया यूनानी राजदूत मेगस्थनीज था। वह 302 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उपस्थित हुआ था। 302 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उपस्थित हुआ था। तो सेल्यूकस निकेटर इसका चंद्रगुप्त मौर्य निम्नलिखित में से किसे पराजित किया? तो सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति में से एक था। दोस्तों सिकंदर की मृत्यु के पश्चात जीते हुए प्रदेशों का उत्तराधिकार बनना चाहता था। कौन? सेल्यूकस निकेटर। मौर्य स्तंभ शीर्ष डैश में पाया गया, जिसे सिंह शीर्ष लॉयन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। सारनाथ। मौर्य स्तंभ शीर्ष सारनाथ।